Are you able to see the screen? Yes, ma'am. ओके, सो मैंने कल आपको बताया था ये 8.3 जो है बियॉन्ड द सेंटर प्रोविंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एक वापस से थोड़ा सा क्विक आपको वापस से बता देते हैं इसके बारे में। डिवीजन होता है फंक्शंस का, जैसे कि सेंटर जो है वो मेन हेड होता है, उसके बाद में बाकी जगहों पर आपके दूसरे ऑफिसेज होते हैं जैसे प्रेजेंट टाइम में। उसी तरीके से यहाँ पे भी डिवाइडेड थे, क्षेत्र डिवाइडेड थे जिनको बोलते थे प्रोविंसेस यानी सूबाज। यहाँ पर मिनिस्टर्स जो है बैठा करते थे और फिर उनके साथ में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सबऑर्डिनेट्स भी होते थे, यानी कि दूसरे उनके सब मिनिस्टर्स होते थे या उनसे नीचे टाइटल वाले लोग होते थे जिनको बोलते थे दीवान, बख्शी और सदर। जो हेड होता था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का यानी कि गवर्नर, उसको सूबेदार बोलते थे, ठीक है, और डायरेक्टली एम्परर को जाकर के रिपोर्ट करता था। The division of functions established at the center was replicated in the provinces Subas, where the minister had their corresponding subordinates, Diwan, Bakshi, Sadar. डिवीजन फंक्शंस जो है वो स्टैब्लिश थे, सेंटर उनका हेड था, सेंटर को हम सूबा बोलते हैं, उसके अंडर जो बाकी सबऑर्डिनेट्स थे वो थे दीवान, बख्शी और सदर। सूबे का गवर्नर जो था उसको बोलते हैं सूबेदार। The head of provincial administration was the governor, सूबेदार, who reported directly to the emperor. तो एम्परर को रिपोर्ट करता था सूबेदार। एम्परर को कौन रिपोर्ट करता था? सूबेदार। देन सरकार, जहाँ पे सूबा जो है डिवाइडेड था, ठीक है, और ये कई बार जो है अक्सर फौजदार के उसमें भी आ जाता था जुरिस्डिक्शन के, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाती थी थोड़ी सी जो इनके कमांडर्स थे उनकी, ठीक है, इनके रूल की। who were deployed with contingents of heavy cavalry and musketeers in districts. अब फौजदार जो होते थे उनके पास में क्या होती थी, कमांडेंट्स होते थे, तो उनके पास में काफी ज्यादा अच्छी कैवलरी होती थी। कैवलरी वो हॉर्स पिन वाली जो सोल्जर्स होते हैं उनको बोलते हैं, और मस्किटियर्स ये सब कहाँ होते थे? डिस्ट्रिक्ट में होते थे फौजदार के पास में। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ध्यान देता था परगना पे, ठीक है, लेवल लोकल लेवल पे देखता था वो, यानी सब डिस्ट्रिक्ट पे। उसके बाद में 3 सेमी हेरिडेटरी ऑफिसर्स होते थे। कानूंगो कीपर था रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का, चौधरी इंचार्ज था रेवेन्यू कलेक्शन का, और काजी यानी लोकल जज। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। द सरकार into which each suba was divided often overlapped with the jurisdiction of Faujdars who were deployed with contingents of heavy cavalry and musketeers in districts. अब ये सरकार जो होती थी, ये हर सूबे के जो सूबा होता था इसके अंदर हर सूबा डिवाइडेड था, यानी सरकार जो थी उसके अंदर सूबा जो था वो फर्दर डिवाइडेड था। और ये सूबा जो फर्दर डिवाइडेड था, आगे इसमें और डिस्ट्रिक्ट थी बनी हुई, उनके अंदर ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो ओवरलैप हो जाता कि सूबेदार जो है वो उसे गवर्न करेगा या जो फौजदार है वो उसको गवर्न करेगा। इस तरीके की चीज थी, ठीक है। क्योंकि जो फौजदार लोग होते थे, अब उनके बारे में बताया कि इनको हैवी कैवलरी के साथ और मस्किटियर्स के साथ में डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो किया जाता था, एम्प्लॉय किया जाता था, ठीक है। इनके पास में काफी ज्यादा वो थे। तो अब तो ये सूबा तो इनके अंडर में ही है, दोनों के अंडर में ही है, सूबेदार के और फौजदार के। लेकिन फौजदार के जो है वो कमांडेंट है और उसके पास में बहुत अच्छी कैवलरी है, यानी कि अच्छे लेवल की वेपन्स हैं और सोल्जर्स हैं, ठीक है। बड़ा ग्रुप होता है ये मस्केटियर्स। इसका एक वो देख लेते हैं। सोल्जर्ड आर विद मस्केट, एक तरह की जो बंदूक होती है उसको बोलते हैं मस्केट, और उसको चलाने वालों को बोलते हैं मस्केटियर्स। तो इस तरह की चीजें इनके पास में थी। The local administration was looked after at the level of the Pargana sub-district by the semi-hereditary officers, the Kwango, keeper of revenue records, the Chaudhary in charge of revenue collection, and the Qazi. अब ये तो हो गई, ऊपर तक तो हो गई सूबा की बात में। अब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उस पर क्या था, जो सब डिस्ट्रिक्ट थी, डिस्ट्रिक्ट हो गई, फिर सब डिस्ट्रिक्ट हो गई। सब डिस्ट्रिक्ट को हम बोलते थे परगना। परगना के अंदर 3 ऑफिसर्स हुआ करते थे, एक जो रेवेन्यू रिकॉर्ड रखता था, दूसरा जो इंचार्ज था रेवेन्यू कलेक्शन का, यानी कि उसे कलेक्ट करता था,
और तीसरा काजी यानी कि लोकल जज हुआ करता था। ये 3 चीजें हुआ करती थी इसमें, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, देन सब डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट के 3 ऑफिसर, इस तरीके से। समझ में आई ये 2 पैराग्राफ? कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं Yes, अभी। ma'am. सेकंड Yes, ma'am. Clear. थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, अगर कुछ भी बाद में जैसे क्लास खत्म हो जाने के बाद में भी समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट जब हमारी कल क्लास होगी उसमें पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। Okay, ma'am. हर डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स जो है वो मेंटेन करते थे। उसके अंदर कौन आते थे ऑफिसर्स के अंदर? स्टाफ होता था क्लर्क्स का, अकाउंटेंट्स का, ऑडिटर्स का, मैसेंजर्स का, दूसरे फंक्शन करने वाले लोगों का। उसके अंदर टेक्निकल स्टाफ भी होता था, ठीक है। ये सारे लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर आते थे, डिपार्टमेंट के अंदर आते थे। यहाँ पर इनके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस थे, इनके कुछ अलग प्रोसीजर्स थे, ठीक है। कुछ रिटन ऑर्डर्स थे और रिकॉर्ड्स थे जो ये जनरेट करते थे। पर्शियन, जैसे कि हमने पहले भी इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था, पर्शियन जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में यूज की जाती थी, ठीक है। लेकिन कई बार जो है लोकल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते थे गांव के अकाउंट्स को ये मेंटेन करने में। तो दोनों ही तरह की होती थी, लेकिन पर्शियन को ये ज्यादा इनके ऑफिस में बोला जाता था। Each department of administration maintained a large support staff of clerks, accountants, auditors, messengers, and other functionaries who were technically qualified officials functioning in accordance with the standardized rule and procedures. अब क्या था, हर डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर हमने जैसे भी पढ़ा, कई सारे क्लर्क होते थे, अकाउंटेंट होते थे, मैसेंजर, ऑडिटर होते थे और दूसरे काम करने वाले होते थे। ये सब क्या क्वालिफाइड ऑफिशियल्स होते थे। क्वालिफाइड यानी कि ये लायक होते थे इस काम के लिए, ये क्वालिफाइड ऑफिशियल्स थे। और ये काम करते थे किसके हिसाब से? जो वहां पर रूल्स और रेगुलेशंस लगाए गए थे, जो प्रोसीजर वहां पर बताया गया था उसके अनुसार ही काम करते थे। और इसके साथ ही ये रिटन ऑर्डर्स और रिकॉर्ड्स भी जो है वो मेंटेन करते थे। पर्शियन लैंग्वेज जो है वहां पे यूज की जाती थी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में, साथ ही वहां पे लोकल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करता था जब बात आ जाती थी गांव लेवल के अकाउंट्स को मेंटेन करने की। अब मुगल क्रॉनिकल्स जो है इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने ऐसे दिखाया है कि एम्परर जो है वो क्या है, सारी जो एम्परर और उसकी कोर्ट अदालत जो है वो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव को ऑफिस को कंट्रोल करती है, ऊपर से लेकर के विलेज लेवल तक के, ठीक है। आप ये चीज चैप्टर 8 के अंदर भी आपने देखी है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि कौन सी ये जो पूरा प्रोसीजर है ये टेंशन फ्री तो है नहीं बिल्कुल भी, कि आप एम्परर जो है वो कैसे पूरे अपने किंगडम को कंट्रोल करता है, ये ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल इजीली कर लेता है, नहीं। ये ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर टेंशन इन्वॉल्व है। ये रिलेशनशिप है यहाँ पर लोकल लैंड मैग्नेट्स का, जमींदार का, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव है मुगल एम्परर के, ठीक है, उनके बीच में। और कई बार क्या होता था इनके आपस में अथॉरिटी जो होती थी, अधिकारी जो होते थे, उनके बीच में लड़ाइयाँ हो जाती थी, या रिसोर्सेस जो होते थे, रिसोर्सेस को किस तरह से शेयर करना है उसको लेकर के भी इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता था। जैसे कि आपको पता है कि वहां पर 3, ऐसा नहीं कि जो ऊपर के अधिकारी हैं सिर्फ उन्हीं के बीच में है, जो वहां पर लोकल लोग हैं उनके और जो अधिकारी हैं उनके बीच में भी झड़प हो जाती थी। और ये बहुत कॉमन चीज है, ये आज के जमाने में भी आपको कई बार देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर एम्परर नहीं है, लेकिन यहाँ सरकार है, और सरकार के काम जो किए जाते हैं उसके साथ में अगर जब जनता सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो क्या करती है, उस चीज का प्रोटेस्ट करने लग जाती। तो ये टेंशन फ्री काम तो था नहीं, ये टेंशन वाला ही काम था यहाँ पे भी, ठीक है। Mughal chroniclers usually portrayed the emperor and his court as controlling the entire administrative apparatus down to the village level. मुगल क्रॉनिकल्स जो थे यूजुअली इस तरीके से दर्शाते थे एम्परर को और उसकी कोर्ट को कि ये पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus को कंट्रोल कर रहे हैं, ऊपर से लेके टॉप लेवल से लेके विलेज लेवल तक, यानी नीचे वाले लेवल तक। Yet, as you have seen in chapter 8, this could hardly have been a process free of tension. जैसा कि आपने चैप्टर 8 में देखा है, ये प्रोसेस जो है ये बिल्कुल भी टेंशन फ्री नहीं है। The relationship between local landed magnates and the zamindars and the representatives of Mughal emperor was sometimes marked by conflicts
ओवर अथॉरिटी एंड अ शेयर ऑफ द रिसोर्सेज। कई बार आपने देखा है ये जो रिश्ता है लोकल लोगों का, जमींदार का या मुगल एम्परर के द्वारा अपॉइंट किए गए ऑफिसर्स का, रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, इनके बीच में कई बार आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे कि अधिकार को लेकर के, ठीक है, या फिर कई बार जो है रिसोर्सेज को लेकर कि कहाँ पे कितने शेयर करने चाहिए और कहाँ नहीं करने चाहिए। द जमींदार ऑफन सक्सीडेड इन मोबिलाइजिंग पीसंट सपोर्ट अगेंस्ट द स्टेट। और जो जमींदार होते थे उनको अक्सर क्या मिल जाता था, वो जो किसान का सपोर्ट होता था वो अधिकतर वो अपने पक्ष में कर लेते थे, किसके अगेंस्ट में जाकर के, स्टेट के अगेंस्ट में जाकर के, कि जहाँ उनको लग रहा होता था कि स्टेट के ऑफिशियल्स जो है सही काम नहीं कर रहे या उनका हक मार रहे हैं, तो वहां पे जमींदार इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे, या प्रोटेस्ट एक अलग तरीके से कह सकते हैं कि विरोध करते थे, और साथ ही इनको अपने साथ में किसानों का भी सपोर्ट ले लेते थे। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई भी दिक्कत आई है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत आई है उस पैराग्राफ के अंदर? नो मैम, नो प्रॉब्लम। बाकी बच्चे भी रिप्लाई करेंगे। अब है बियॉन्ड द फ्रंटियर्स। फ्रंटियर्स के आगे राइटर्स जो थे, क्रॉनिकल्स लिखने वाले, वो इस तरीके के टाइटल्स जो हैं वो मुगल एम्परर्स के लिए बोला करते थे, ठीक है, जैसे कि शहंशाह, मतलब अपने ही राजा के लिए, एम्परर के लिए वो शहंशाह यानी राजाओं का राजा, स्पेसिफिक टाइटल्स देते थे। ये कुछ अलग अलग टाइटल्स देते थे जो सिंहासन पर बैठते थे उनके लिए, जैसे जहांगीर, दुनिया को सीज कर देने वाला, शाहजहां, किंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का राजा। इस तरीके के टाइटल्स इन्होंने दिए हैं अपने अपने एम्परर्स को। वो अक्सर ये टाइटल्स जो हैं ये दिखाने के लिए देते थे कि मुगल एम्परर जो हैं वो पूरी टेरिटरी के ऊपर सबसे बेस्ट है, और उनका कंट्रोल भी बहुत अच्छे तरीके से है, पॉलिटिकली भी और टेरिटोरियल तरीके से देखा जाए तो उस तरीके से भी इनका कंट्रोल पूरी दुनिया पे है। उसके साथ ही आपको हिस्ट्री में कई सारे ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जहां पर इनके दूसरे राज्यों के साथ में कई सारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स जानने को मिलेंगे, या फिर इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं वो भी समझने को मिलेंगे। और इसी चीज को एक तरीके से दिखाया गया है कि इसी समय में जो ये इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते थे दूसरे राज्य को लेकर के, तभी यहाँ पर राइवलरी जो है वो भी शुरू हो चुकी होती थी। कहने का मतलब ये है कि इन कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट इवन मैटर कि ये क्रॉनिकल्स जो हैं ये अपने राजा के लिए, एम्परर के लिए क्या क्या इन्होंने बढ़िया बढ़िया भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करा है, यानी कि भारी भरकम शब्द जो है इन्होंने यूज करे हैं, जैसे शहनशाह और जहांगीर और शाहजहां, आगे नाम के इनके लगा दिया गया है, ठीक है, अकबर के लिए शहनशाह यूज किया जाता था, ठीक है, और बाकी ये जो है वो अलग है। तो इस तरीके के शब्दों का यूज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किस्से तो ऐसे भी हुए हैं, जो चीजें हुई हैं वो ऐसी भी हुई हैं जहां पर इनके दूसरे किंगडम से रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स रहे हैं, और कई बार इनके लड़ाइयाँ भी हुई हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं, ये सब चीजें, और इनकी दुश्मनियां भी इसी तरीके से वहां पर पैदा हुई थी, वो चीज भी देखी गई है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनको कितने ही आप हाई साउंडिंग टाइटल्स जो है दे दो। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। The writers of chronicles list many high-sounding titles assumed by the Mughal emperors. अब ये जो राइटर्स थे इन्होंने बहुत ही अच्छे सुनाई दें, जो मतलब बढ़िया भारी भरकम शब्द यूज करें अपने मुगल एम्परर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। These included general titles such as Shahenshah, King of Kings, or specific titles assumed by individual kings upon ascending the throne, such as Jahangir, World Caesar, or Shahjahan, King of the World. कई सारे जनरल टाइटल्स दिए गए हैं जैसे शहनशाह, और कई इंडिविजुअल राजाओं को भी दिए गए हैं जब वो तख्त पर बैठे हैं यानी सिंहासन पर बैठे हैं, जैसे जहांगीर और शाहजहां। The chroniclers often drew on these titles and their meanings to reiterate the claim of the Mughal emperor to uncontested territorial and political control. क्रॉनिकलर्स जो हैं वो इस तरह के टाइटल्स अक्सर दिया करते थे, ये मतलब बताने के लिए कि मुगल एम्परर्स जो हैं उनका कोई कंपटीशन नहीं है टेरिटरी को लेकर के या पॉलिटिकल कंट्रोल को लेकर के, वो सबसे सुप्रीम है,
Yet the same contemporary histories provide accounts of diplomatic relationships and conflicts with neighboring political powers. और फिर भी आपको हिस्ट्री के अंदर इस तरीके की चीजें देखने को मिल जाएगी जहां पर ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप देखने को मिलेंगे इनके दूसरे नेबरिंग पॉलिटिकल पावर्स से। ठीक है, these reflect some tension and political rivalry arising from competing regional interest। और इस तरीके के जो टेंशन है और राजनीतिक लड़ाई है वो भी देखने को मिल जाएगी जब इनके रीजन के इंटरेस्ट की बात आई है। रीजनल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर कोई आपको चीज चाहिए जो दूसरे राज्य में अवेलेबल है, ठीक है, उस राज्य के लोगों को कुछ जरूरत है जो दूसरे राज्य में अवेलेबल, तो वहां का राजा या तो पहली बात दो तरीके से डील करेगा, या तो वो नॉर्मली अच्छे से जाकर के मांगेगा या फिर वो उस पर हमला बोल देगा और फिर उसके बाद में उसको अपने अंडर कर लेगा और फिर अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा। ये तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी चीज को है, जहाँ पे कंपीटिंग शब्द लिखा हुआ आ जाए वहां पे आप समझ ही जाएं कि ये क्या समझाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से उनके रीजनल इंटरेस्ट जो उनको चाहिए होते थे, उनकी जो जरूरतें थी उसको पूरा करने के लिए भी कई बार ये राइवलरी शुरू हो जाती थी। इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? नो मैम, नो प्रॉब्लम। अब है सफाविद और कंधार। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, सीज ऑफ कंधार। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो मुगल राजा थे वो अपनी कंट्री को, अपनी एक टेरिटरी को पूरी मजबूत करे हुए थे। और हमारे, जैसा आपको पता है कि इंडिया के इस तरफ आगे एक एरिया की तरफ अफगानिस्तान पड़ता है, पास में हमारा, वो भी नेबर की तरह ही देखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते थे, वहां से जो लोग आना चाहते थे इंडिया के अंदर उनको हिंद कुश माउंटेन्स जो है वो क्रॉस करके आनी पड़ती थी। ठीक है, कहाँ से? ईरान और सेंट्रल एशिया से, वहाँ का जो रीजन था वो सेपरेट करता था उसको। वहां से उनको इंडिया में अगर आना होता था तो हिंद कुश माउंटेन्स जो है वो उनको क्रॉस करके आनी पड़ती थी। तो इसके लिए मुगल्स जो थे उन्होंने पहले ही उस चीज के लिए बहुत सेफगार्ड कर दिया था कि ऐसे ही कोई हमारे इनकी टेरिटरी के अंदर घुसपैठ नहीं कर सके। ठीक है, और उसी को लेकर के कई बार इनके बीच में लड़ाई भी हुई। काबुल और कंधार करके जो दो आउटपोस्ट थे वहां पर स्ट्रेटेजिक तरीके से, क्योंकि पहले वो हुमायूं के अंडर में थे और फिर उसके बाद में लड़ाई हुई, वो उनके पास में चले गए अफगानीज के पास में, फिर वापस से अकबर ने उसको जीत लिए और फिर उसके बाद में अकबर से भी, अकबर के बाद में जो आए उनसे उन्होंने जीत लिया। इस तरीके से जो लोग थे, जो अफगान के लोग थे, उनको पहली बात तो सफाविद बोला जाता है। ठीक है, वहां के लोगों को सफाविद बोलते हैं। तो सफाविद के लोगों में कंधार और काबुल जो ये आसपास जगह हैं इनको लेकर के काफी टेंशन रहती थी। ठीक है, ये बोलते थे कि हमारे को बिलोंग करते हैं, कंधार हमारा है, और वो लोग बोलते थे कि नहीं ये हमारे को बिलोंग करता है। ये यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है। The political and diplomatic relations between the Mughal kings and the neighboring countries of Iran, Turan hinged on the control of the frontier defined by the Hind Kush mountains that separated Afghanistan from region of Iran and Central Asia. पॉलिटिकल हो या डिप्लोमेटिक रिलेशन हो मुगल किंग्स और उसके आसपास की कंट्रीज में, वो बेसिकली बिलोंग करता था, वो डिपेंड करता था कि वो हिंद कुश जो माउंटेन्स जो अलग करती है अफगानिस्तान को ईरान और सेंट्रल एशिया से, वहां पर कंट्रोल किसका है, वो बेसिकली इसी चीज पे डिपेंड करता था। ठीक है, और इसके नेबरिंग, यहाँ पे मुगल किंग्स के नेबरिंग कंट्रीज ईरान और तुरान बोली गई है। All conquerors who sought to make their way into Indian subcontinent had to cross the Hind Kush to have access to North India। जितने भी कॉन्करर्स थे जो चाहते थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को अपने अंडर करना, उनको सबसे पहले हिंद कुश को पार करके फिर ही वो इंडिया में, नॉर्थ इंडिया को एक्सेस कर पाते थे, यानी कि वहां पर घुस पाते थे। A constant aim of Mughal policy was to ward off this potential danger by controlling strategic outposts, notably Kabul and Kandahar। अब ये जो पॉसिबल एक आपको पॉसिबिलिटी थी कि हाँ आपके ऊपर कोई हमला बोल देगा, इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए मुगलों ने इस तरह की पॉलिसी बना रखी थी कि कोई भी खतरा जो है इस चीज पर, इस जगह से हमारे ऊपर नहीं आ पाए, और इसीलिए वहाँ के जो आउटपोस्ट थे काबुल और कंधार, इसको वो प्रॉपरली स्ट्रेटेजिक तरीके से कंट्रोल करते थे। कंधार वॉज अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन द सफाविद्स एंड मुगल। सफाविद्स यानी अफगान के लोग और मुगल्स के बीच में कंधार जो है वो एक टेंशन की जगह था। The fortress town had initially been in the possession of
हुमायूं। जैसा मैंने भी आपको पहले भी बताया था इसको शुरू करने से पहले कि सबसे पहले जो कंधार का एरिया है वो किसके कंट्रोल में था, किसके पोजेशन में था, हुमायूं के था। बाद में उसको रिकॉन्कर करा है अकबर ने इसको दोबारा जीता है, बीच में किसी और ने जीत लिया था। While the Safavid court retained diplomatic relations with the Mughals, it continued to stake claims to Kandahar. भले ही सफाविद यानी अफगान के लोग जो हैं वो रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो मुगल से, लेकिन वो यही क्लेम करते थे कि कंधार हमारा है। जैसे कि आज के प्रेजेंट जमाने में पाकिस्तान जो है वो बार बार बोलता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर पर हक हमारा है, लेकिन सबको पता है कश्मीर इंडिया का है। ठीक है, जितना उनको दे रखा है उसमें उनको खुश रहना चाहिए। In 1613, Jahangir sent a diplomatic envoy to court of Shah Abbas to plead the Mughal case for retaining Kandahar, but the mission failed. 1613 के अंदर जहांगीर ने एक डिप्लोमेटिक एनवॉय सुझाव भेजा था शाह अब्बास की कोर्ट में, जहाँ पर उन्होंने मुगल केस को बढ़ाया था और बोला था कि कंधार जो है इस चीज को हटा दिया जाए, कंधार पे जो आप ये जता रहे हैं इसको हटा दिया जाए, लेकिन ये मिशन फेल हो गया। अब विंटर में 1622 के पर्शियन आर्मी जो है वो कंधार को सीज कर लेती है, घेर लेती है, और जो मुगल गैरिसन था वो हार जाता है। ठीक है, और उनको सरेंडर करना पड़ता है, अपना ये जो फोर्ट्रेस है वो सफाविद्स को देना पड़ता है। यहाँ पे एक पिक्चर भी दी हुई है जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कैसे उन्होंने घेर लिया है उसको। ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया, बस ये बोला गया द सीज ऑफ कंधार। In the winter of 1622, a Persian army besieged Kandahar. 1622 की सर्दियों में कंधार को घेर लिया था पर्शियन आर्मी ने। The ill prepared Mughal garrison was defeated. पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं थे और इसलिए मुगल हार गए और उनको सरेंडर करना पड़ा। Had to surrender the fortress in the city to the Safavids. उसका किला और उस शहर को सफाविद्स को देना पड़ा। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No ma'am, no problem. ठीक है, so that's all for today. बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। Okay ma'am.